वेलकम टू स्टडी रूम। हम पूरा पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एक नई प्रेसिडेंसी की स्थापना। अब प्रेसिडेंसी क्या होता है? तो गवर्नर जनरल, जो पहले भारत के गवर्नर जनरल थे, वे थे वॉरेन हेस्टिंग, जो हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। तो 1773 से लेकर 1785 तक कंपनी की ताकत फैलने में बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे, जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और वो पहले भी भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल भी थे। तो जाहिर सी बात है कि उनका योगदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इलाकों में बट गए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम प्रेसिडेंसी की डेफिनेशन को देखते हैं। प्रशासकीय इकाइयां, ठीक है, प्रशासकीय इकाइयां या प्रशासकीय इलाकों में बांटना, और इन्हीं को हम प्रेसिडेंसी कहते हैं। तो 3 प्रेसिडेंसी थी। पहली थी बंगाल, दूसरी थी मद्रास और तीसरी थी बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। तो हर एक के अंदर एक गवर्नर होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्याय की नई व्यवस्था। जो नई व्यवस्था थी वो क्या थी, और इसको हम अच्छे से सारे पॉइंट्स को हम ध्यान से पढ़ते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधारों के लिए 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की। तो नई न्याय व्यवस्था कब हुई थी? 1772 में। अब इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 आंदोलन होंगी। ठीक है, कौन सी दो अदालत होंगी, माफ कीजिएगा, वो थी फौजदारी अदालत और दूसरी थी दीवानी अदालत। तो पहली थी फौजदारी अदालत और दूसरी थी दीवानी अदालत। अब दीवानी अदालतों के मुख्य यूरोपीय जिले कलेक्टर होते थे। कौन होते थे? कलेक्टर होते थे। और हमें पता है कि कलेक्टर जो थे वो बहुत ही ऊपर के दर्जे में स्थित थे। ठीक है, मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करने लग गए थे। अब ये चीजों का हमें ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, ये थी दीवानी अदालत। कौन सी 2 थी? पहली फौजदारी और दूसरी थी दीवानी। तो हमने यहाँ पहले दीवानी के बारे में पढ़ा और फौजदारी के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो फौजदारी अदालतें अभी भी काशी और मुफ्ती की ही अंतर्गत थी, लेकिन वे कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। ठीक है, तो कानूनों की समरूपता और विनियम के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने के लिए, समरूपता लाने के लिए क्या हुआ? 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार किया गया। 11 पंडित और 11 पंडितों को साथ में बैठाया गया और एक संकलन तैयार किया गया। ठीक है, और किसने करा? एल बी हॉलैंड ने इस पूरे चीज का अनुवाद किया था। इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद करा था। आगे देखते हैं कि क्या हुआ था। 1778 में क्या हुआ? यूरोपीय न्यायाधिकारियों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना। अब उस रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार काफी अलग अलग प्रकार के न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय पहला था। ठीक है, फिर थी एक अपीली अदालत, जहाँ पे हम अपील कर सकते थे और किसी चीज की मांग कर सकते थे। तो ये दूसरा टाइप का था। और तीसरा था हमारा सदर निजामत अदालत, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
हाँ, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कलेक्टर और कलेक्टरेट के बीच में अंतर क्या है। कलेक्टर कौन था? उसका मुख्य काम ये था जो लगान और कर यानी कि रेंट और टैक्स, हमें पता है रेंट क्या होता है, यहाँ पे लगान की बात हो गई, कर यानी कि टैक्सेस, ठीक है, इसको इकट्ठा करने का जो काम था वो कलेक्टर का होता था, ठीक है। और उसका दूसरा का और ये भी ध्यान में रखना था कि जिला में कानून व्यवस्था बनाए रखी रहनी चाहिए हमेशा से, ठीक है। और दूसरा कार्यालय था जो हमारे कलेक्टरेट, तो उसका कार्यालय क्या था? कलेक्टरेट मानी सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज। बेसिकली यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं कि जो सत्ता है, जहाँ हम पावर के बारे में बात कर रहे हैं और संरक्षण के बारे में बात कर रहे हैं, उसका एक नया केंद्र बना, ठीक है, जिसने पुरानी सत्ता के केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कलेक्टर और कलेक्टरेट के बारे में, ठीक है। अब कंपनी की सैनिक ताकत के जब बारे में हम बात करें तो कंपनी के साथ भारत में शासन सुधार के लिए नए विचार तो आए, लेकिन उनकी असली सत्ता सैनिक ताकतों में थी सबसे। अब किसी भी कंपनी ने कैसे, जैसे हमने पहले पढ़ा था, धीरे धीरे भारतीय राजाओं को हटाने की कोशिश की, और हमने देखा था कि सब्सिडी अलायंस उन्होंने लगाया था, जिससे क्या किया था, क्योंकि कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी सैनिक ताकत हमारे भारत के राजाओं को दे रही थी, और उसके बदले में क्योंकि वे उसका भुगतान नहीं दे पा रहे थे, उनसे जमीनें लेने लगे। तो सैनिक ताकतों के बल पर कंपनी ने अपना पूरा जोर जमाना शुरू कर दिया था। मुगल फौज। अब मुगल फौज जब मुगल का शासन चल रहा था तभी ही कंपनी का आगमन हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी। मुगल फौज मुख्य रूप में घुड़सवार और पैदल सेना के बारे में थे, तो वहां पे उनके पास घुड़सवार थे और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। तीरंदाजी यानी कि तलवारबाजी, हमें पता है जब हम तीर मारते हैं तो ये, और तलवारबाजी दोनों ऐसी चीजें थी जो नई थी मुगल शासन के लिए, मुगल फौज के लिए, तो इनका प्रशिक्षण दिया गया था कंपनी की तरफ से। सेना में सवारों का दबदबा होता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशावर परीक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती। ग्रामीण इलाकों में सशक्त किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। अब मुगल फौज और सिपाही फौज यानी कि सिपाही फौज, तो सिपाही फौज कौन बोलते थे? अंग्रेजी सेना को, ठीक है। अंग्रेजी सेना अपने आप को सिपाही आर्मी यानी कि सिपाही फौज के नाम से बोलते थे। अब 18वीं सदी में क्या हुआ, अवध और बनारस जैसी जो रियासतें थी वहां पे किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशावर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ये जो इलाके थे अवध और बनारस, हमने इसके पहले वाली स्लाइड में भी देखा था कि बहुत सारे जो किसान थे, फार्मर्स थे, उनको अब क्योंकि फौज की जरूरत थी और फौज में भर्ती करने के लिए जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उन्होंने सिपाहियों को अब प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसमें यह भी तरीका उन्होंने अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही आर्मी कहते थे। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम सैनिक आवश्यकताओं में बदलाव। सैनिक आवश्यकताओं में बदलाव आया, क्या बदलाव आया? यहाँ हम बात कर रहे हैं 1820 के दशक की। वहां से युद्ध तकनीक बदलने लगी। कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती हुई। ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहे थे, तो सिपाही मस्केट और मंचलाव से लेस होते थे। तो इसके कारण कंपनी की सेना को ध्यान रखना पड़ जाता था। अब
उसकी पैदल टुकड़ियां यानी कि जो पैदल ग्रुप में जा रहे थे, जो जिनके पास घुड़सवार नहीं थे या फिर वो तोपों में नहीं जा रहे थे, जो उनकी पैदल टुकड़ी थी, पैदल ग्रुप था छोटा सा, वे ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। तो ये चीज का ध्यान उन्होंने रखना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले भी यही पढ़ रहे थे कि सैनिक आवश्यकताओं में क्या बदलाव आया, उसी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में स्मरूप सैनिक संस्कृति, 19वीं सदी की शुरुआत में हमने देखा कि स्मरूप सैनिक संस्कृति, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, स्मरूप सैनिक संस्कृति को भी कहा जाता था। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग, अब यूरोपीय ढंग क्या थी? प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन, इन तीनों चीजों को सिखाया जाता था। अब हमें पता था कि जितनी भी सिपाहियां थी वो बहुत सारे फार्मर्स थे, यानी कि किसान थे। तो पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार क्या करते थे, उनकी जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे, जिसकी वजह से भी आगे हम जब लड़ाई में देखेंगे कि बहुत सारी विरोध हुए थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई थी। हमने पढ़ा था औपनिवेशिक यानी कि कॉलोनियल शक्ति। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बन गई थी एक औपनिवेशिक शक्ति। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक की आने से ये प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज हो गई। भाप से चलने वाली जहाज, ठीक है, भाप यानी कि स्टीम से चलने वाली जहाज से यह यात्रा 6 हफ्ते से घटकर 3 हफ्ते के समय में होने लग गई थी। इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भी भारत आने लग गए थे। फिर बाद में हमने देखा कि भारतीय महाद्वीप या उपमहाद्वीप में कम से कम 63% लोग 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। और ये 50% से बहुत ज्यादा है, मतलब आधे से ज्यादा। और जब ये हो गया था तो इस चीज से हमें पता लगती है कि आधे से ज्यादा भारतवर्ष या बहुत सारी जो भारत की खंड थी वो सब ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में या ईस्ट इंडिया के कंट्रोल में आ चुकी थी। ठीक है, अब ठीक है, तो अब की आगे से अब हम जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, उनके हम कुछ आंसर्स देखेंगे और फिर उनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही है? अब हमें पता था कि बहुत सारी व्यापारी कंपनियां भारत में आ रही थी, तो ऐसा क्यों हो रहा था? पहला पॉइंट ये है कि जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही थी वे भारत के साथ व्यापार करने की संभावना लेकर आ रही थी। अब व्यापार करने की उनको ऐसी क्यों संभावना दिखी भारत में? क्योंकि यूरोपीय देशों में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जो भारत में मिलती थी, जो यूरोपीय देशों में जिनका बहुत ज्यादा मांग था, जैसे कि कपास, रेशम, मिर्च, लौंग, इलायची इत्यादि। बहुत सारी ऐसी रॉ मटेरियल्स थे जिनका बहुत ज्यादा डिमांड था, यानी कि बहुत ज्यादा मांग थी यूरोपीय देशों में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वे कम कीमत पे ये सामान भारतवर्ष में खरीद सकते थे और यूरोप में महंगी अमाउंट में रकम में बेचेंगे, और इससे क्या होगा? व्यापार और उनका प्रॉफिट दोनों बढ़ेगा। तो ये थी ये 3 रीजंस या ये 3 पॉइंट थे यहाँ पे, जिनकी वजह से हमारे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो गई और यहीं से शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा प्रश्न जो आपके टेक्स्ट बुक्स में है वो है बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद हुआ? अब हमें पता था बंगाल, जैसे हमने देखे वीडियोस में, कि बंगाल सबसे पहला ऐसा राज्य था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट या उनके विरोध में बातें शुरू की। तो क्या पॉइंट्स थे? नवाबों की कंपनियों को छूट देने से मना कर दिया था। उन्होंने बोला था कि हम छूट नहीं देंगे, उन्होंने मना कर दिया कंपनी को। नवाबों ने कंपनी को
सिक्का टालने का अधिकार भी मना कर दिया था कि हम सिक्का भी नहीं देंगे। और नवाबों ने कर यानी कि टैक्स अदा नहीं की, और साथ में ये भी आरोप लगाया कि वे अपमानजनक पत्र लिख रहे हैं। बट यही नहीं था, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी ने भी आरोप लगाया अपनी तरफ से। उन्होंने ये बोला कि अगर हम आ रहे हैं तो आपकी स्थानीय अधिकारों के व्यापार भी तो नष्ट हो रहे हैं। तो वो भी उन्होंने उल्टा बात रखने के लिए उल्टा विरोध किया, और उल्टी अपने भी बातें रखी, आगे रखी, विवाद रखी। और दूसरा था कि अधिक टैक्स या कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, तो वो कंपनी के लिए हानिकारक हो रहा है। ठीक है, आखिरी प्रश्न जो यहाँ पे देखा था हमने सब्सिडरी अलायंस के बारे में पढ़ा था, यानी कि सहायक संधि। तो सहायक संधि क्या है और उसकी व्यवस्था की क्या व्याख्या करें, हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहले सहायक संधि क्या थी? यदि उनका सहायक संधि के हिसाब से उनका कहना था कि यदि भारतीय शासक संधि में भाग लेते हैं या संधि में मानते हैं तो कंपनी उनको सुरक्षा देगी। अब सुरक्षा देने की कुछ शर्तें थी और कुछ पॉइंट्स थे। क्या पॉइंट्स थे? उन्होंने ये बोला कि भारतीय शासक सेना रखने की इजाजत नहीं है, मतलब भारतीय शासकों को अपनी स्वयं की इंडिपेंडेंट और अलग सेना रखने की इजाजत नहीं है। शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा, मतलब कंपनी उस राज्य और उस शासन का सुरक्षा करेगी। लेकिन सुरक्षा करने के मतलब अगर वो सुरक्षा दे रही है तो क्या बोलते हैं, शासकों को एक शुल्क देना पड़ेगा, और वो शुल्क अगर वो नहीं दे पाएंगे, शुल्क यानी कि फीस नहीं दे पाएंगे, तो कंपनी उनसे शुल्क बराबर उनके राज्य या उनके राजस्व में से एक क्षेत्र छीन लेगी। और ये चीज वो बहुत एक्सप्लॉइट की, उन्होंने इस बात का बहुत गलत फायदा भी उठाया था। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि शासक को दरबार में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना पड़ेगा जो उनकी सारी गतिविधियों को उनको ध्यान रख सके। तो यहाँ पे हम ये वीडियो खत्म करते हैं। इसके बाद हम पूरे चैप्टर को एक बार दोहराएंगे और ये चैप्टर समाप्त करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।